नमस्कार, मैं डॉक्टर बापूजी, चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन हैदराबाद। एलोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, नेचुरोपैथी में और योगा में क्वालिफाई हुआ हूँ। तीनों का समन्वय करके आज 45 साल से हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने सयाटिका के बारे में बात करने आया हूँ। सयाटिका सबको सयाटिका है। फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ खड़े रह नहीं सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। चौके में 10 मिनट खड़े हो जाएं तो उनको पैर खींचने लगता है, स्टूल पे बैठने की इच्छा होती है। और स्टोव पे दूध रखा हुआ है, दूध छोड़ के नहीं जा सकते। सब्जी उबल रही है और पानी ख़त्म होने आ गया है, वहाँ जाके आप 2 मिनट लेट के आने के लिए आप डिसाइड करोगे तो सब्जी जल जाएगी, दूध तूफान होकर के बाहर गिर जाएगा, स्टोव भी बंद हो जाएगा। तो सयाटिका कोई बीमारी का नाम नहीं है। लोगों में बहुत गलतफहमी है। जैसे जॉन्डिस बोलने से पीलिया बोलते हैं ना, आँख पीले हो जाते हैं, पेशाब पीला होता है, कुछ लोगों को शरीर भी पीला हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो जॉन्डिस कोई डिजीज़ का नाम नहीं है। जॉन्डिस कई कारणों से हो सकता है। तो अब इस वीडियो में वो डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली आपको उदाहरण दिया है। सयाटिका कोई डिजीज़ का नाम नहीं है। सयाटिका उसको बोलते हैं जो दर्द कमर में एक साइड से शुरू हो करके या हिप से लेकर के नीचे पंजे तक जो दर्द आता है उसी को सयाटिका नाम दिया गया है। सयाटिका कई कारणों से हो सकता है। कॉमनेस्ट कॉज जो है वो लंबार स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, जो एज के मुताबिक रीढ़ की हड्डी में बदलाव आता है, डिस्क सूख सकता है, डिस्क बाहर आ सकता है और कमर कड़क हो जा सकती है। तो ये कॉमनेस्ट कॉज है, तो लंबार स्पॉन्डिलोसिस। और कभी क्या होता है कि आप गिर गए और कमर लचक गई और बस झुकना नहीं हो रहा है तो आप लेटे लेटे बेड रेस्ट ले लेते हो, उससे और कमर और कड़क हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि स्पाइन में फ्रैक्चर आ जाए, खाली क्रैक आता है, एक्सरे में दिखता नहीं है, हमारे में भी दिखता है, सीटी स्कैन करते हैं उसमें पता चलता है। वो ऑर्थोपेडिशियन डायग्नोस करते हैं, उसमें बेल्ट पहन के टोटल रेस्ट लेना पड़ता है 2 महीने तक। और कहीं टीबी भी हो सकता है स्पाइन में। आप तो परेशान हो रहे होंगे, टीबी क्या डॉक्टर साहब स्पाइन में? टीबी कहीं भी हो सकता है बॉडी में, खाली लंग्स में होना ज़रूरी नहीं है। तो स्पाइन में भी टीबी होता है, उसको पॉट स्पाइन बोलते हैं। उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। और कैंसर कहीं रह करके स्पाइन में भी आ जाता है। स्पाइन में आ गया इसका मतलब 4th स्टेज कैंसर है। तो इसको डायग्नोस करे बगैर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। मैं आपको एक मोटी तौर पे एक सुझाव दूंगा, जिसको भी कमर का दर्द है और पैर खींच रहा है तो इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, एक्सरे कराएंगे, उसमें कुछ नहीं निकलता है, ठीक है, डिस्क में स्पेस गैप कम हो गया है बोलते हैं। और बाद में एमआरआई कराते हैं, क्योंकि उसमें न्यूरो फिजिशियन के पास भी जाते हैं, न्यूरो सर्जन के पास भी जाते हैं। तो उसमें फिर एमआरआई करके बोलते हैं डिस्क बाहर आ गया है, उसमें नस दब रही है या नस अटक गई है, उसकी वजह से हो रहा है, इसको सर्जरी करना ज़रूरी है। और कमर का सर्जरी या स्पाइन का सर्जरी इतना रिस्की है कि वो बोलते हैं 80% सक्सेस रेट है। बाकी 20% में क्या होता है आपने कभी पूछा? नहीं पूछा, वो लोग बताते भी नहीं हैं। और 20% केसेस में क्या होता है, अपनी बदकिस्मती से पैर बिल्कुल आपका सेंसेशन नहीं रहेगा, पैरालाइज हो जाएंगे, पेशाब बंद हो जाएगा, फिर नली लेकर के ज़िंदगी भर पेशाब यूरो बैग में करना पड़ता है। मोशन गुरुद्वार के पास मसल इतना टाइट हो जाता है कि मोशन ही नहीं होता है। 5 दिन में एक बार आपको उंगली से निकालना पड़ता है और ज़िंदगी भर यही हाल हो जाता है। उतना बड़ा रिस्क है। और अमेरिका में ये केसेस में 600 लोगों में एक को सर्जरी करते हैं, और वो भी न्यूरो सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन या स्पाइन सर्जन जो भी है वो बोलता है आप बोल रहे हो मुझे बर्दाश्त के बाहर है, सर्जरी आप बोलो तो मैं करूँगा, जिम्मेदारी आपकी है। ये इंसिडेंट्स है।
इंडिया में पूछने वाले नहीं हैं, सबको सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, जो पैरालाइज हो गए वो तो फीडबैक बाहर आता ही नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिए, कितना भी भयंकर पेन हो कमर में और सयाटिका जो पैर में खींच रहा है, सुन्न हो रहा है, और उसमें सुन्न हो रहा है तो लोग समझते हैं पैरालिसिस हो जाएगा, और हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स भी डरा रहे हैं तुमको पैरालिसिस हो जाएगा। वो गलत है बिल्कुल। एक चीज़ याद रखिए, अपने ही घर पे दीवार पे दोनों हाथ रख के पंजों पे खड़े हो जाइए, एड़ी उठा सके समान रूप से, और फिर एड़ी पे खड़े हो जाइए। पंजे अगर समान रूप से आप उठा सके तो आपका सर्जरी का केस नहीं है। ये हमको न्यूरोसर्जन और ऑर्थोपेडिशियंस ने सिखाया है। आज 45 साल से वही है, क्योंकि एमआरआई जो आया है 1990 पे आया है। तब से क्या हो रहा है कि एमआरआई में सब ये डिस्क बाहर आया बताते, पेशेंट को कुछ समझ भी नहीं आता। और हमने ये देखा है, राइट साइड में डिस्क प्रोलैप्स है, सयाटिका लेफ्ट साइड में, उसमें टैली होता ही नहीं है उन लोग। तो डिस्क बाहर आया है मगर नर्व्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको उसका पेन होना ही नहीं चाहिए, पेन होता भी नहीं है, एक भी सिम्टम नहीं रहता है। और दोनों डिस्क इतना बाहर आ गया है, फैल गया है कि दोनों पैर में आना चाहिए एमआरआई के मुताबिक, मगर उसको सयाटिका है ही नहीं। इतने एमआरआई मैंने देखे हैं 1990 से, और एमआरआई के ऊपर कभी सर्जरी का डिसीजन नहीं होता है। याद रखिए, पेशेंट का जो कंडीशन है उसके ऊपर सर्जरी करते हैं। तो सयाटिका से कोई घबराने की बात नहीं है। और एक कारण मैं आपको बताना भूल गया, ये जो अपना बटुआ होता है ना, पीछे के पॉकेट में रखते हो, उसमें क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं, और चेंज रहता है 100 रुपये के, 200 रुपये के, 50 रुपये के नोट, इतना मोटा हो जाता है, उसको पीछे के पॉकेट में रखते हैं। पीछे अपने हिप्स में एक मसल होता है पेरिफॉर्मिस, वो सयाटिका नर्व के ऊपर से जाता है। उसके फंक्शन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पर्स लगाते हो ठीक उसी पे प्रेशर पड़ता है, उसको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, उससे भी सयाटिका होता है। तो सयाटिका में क्या करना है आपको, आपका बिस्तर बदलना है, पतला बिस्तर यूज़ कीजिए, तकिया ठीक से लगाइए। इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो दिया है कैसे सोना है, हिंदी में देख लीजिए इसी चैनल में। और दूसरा, स्पाइन से संबंधित एक्सरसाइजेस है, हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इसी वीडियो में। एक्सरसाइज कर लीजिए 10 मिनट की, सवेरे नाश्ते के पहले, रात के खाने के पहले, और बिस्तर पतला, तकिया ठीक से लगाओ। बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बेड रेस्ट का मतलब जो 45 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब बोलते थे 6 हफ्ता बिल्कुल बेड रेस्ट, उठना ही नहीं बिस्तर से 6 हफ्ता, और सीधा लेटना है, खाना भी लेट के ही खाना है, पीना भी लेट के, और पैखाना पेशाब भी। अरे भाई, जो होश में है आदमी, आप यूरिन पॉट भी पकड़ो तो पेशाब ही नहीं आएगा उसको, उसके लिए प्राइवेसी चाहिए। तो लोग तंग आ गए थे, तो फिर ऑर्थोपेडिक वालों ने, वो लोग बदल देते थे डॉक्टर को, तो फिर उन्होंने 15 दिन बोलना शुरू किया। 15 दिन के बाद बोलते हैं कि अभी वो लोग बोल रहे हैं आप टॉयलेट जा सकते हो, डाइनिंग हॉल जा सकते हो। तो ये बदलाव आया है ऑर्थोपेडिक्स में और न्यूरोसर्जन्स में एडवाइस करने में। इसमें क्या है, एक अमेरिका में बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च किया है उन्होंने, 344 केसेस स्लिप डिस्क के केसेस उनके मुताबिक। तो उन्होंने कहा बेड रेस्ट खाली 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना है। और 1 हफ्ते में बेड रेस्ट का मतलब है आप बाजू पलट के उठ सकते हो, घर में बर्दाश्त के बाहर हो तो ही दर्द लेटना चाहिए, नहीं तो आप घर पे घूम सकते हो, और डाइनिंग टेबल भी जा सकते हो, और टॉयलेट में वेस्टर्न कमोड यूज़ करना है। यहाँ तक कभी बदलाव आया है। 1998 में एक बैंक के चेयरमैन ने मुझे भेजा था वहाँ से, मेरे पास अभी वो कागज़ नहीं है, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट करता था। बस इतना याद रखिए, बेड रेस्ट भी अगर किसी को ज़रूरी है तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं देना है। तो सयाटिका में आपको क्या करना है, सर्जरी के लिए बहुत बिल्कुल निर्णय मत लेना, सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, 4 ओपिनियन लीजिए, तभी केयरफुली आपको
डिसीजन लेना है, या नहीं तो रिपोर्ट्स हमको भेज दीजिए, हम आपको एडवाइस करेंगे सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। मैंने भी 50 केसेस 45 साल में भेजे हैं, और न्यूरो सर्जरी करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक नहीं, स्पाइन सर्जन नहीं, क्योंकि आजकल स्पाइन सर्जन ऑर्थोपेडिक वालों की प्रैक्टिस नहीं चल रही है, सब स्पाइन के सर्जन्स हो गए अपने आप ही। ठीक है, तो कभी भी जल्दबाजी में स्पाइन की सर्जरी का निर्णय नहीं लेना है। पेन किलर्स जो भी आपके लोकल डॉक्टर देते हैं ले लीजिए। स्पाइन से संबंधित 10 मिनट की एक्सरसाइज आप रोज़ सवेरे शाम करना है। बिस्तर पतला यूज़ करना है, तकिया ठीक से लगाइए, करवट पे सोइए। मोटे गद्दे पे नहीं सो सकते आप। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बिस्तर तो बहुत ही कड़ा है। नहीं चलेगा। 1 इंच का बिस्तर कहाँ से लाओगे? वो जो मोटा बिस्तर है आपने खरीदा, उसको पलंग और दीवार के पीछे बीच में खड़ा कर दो, और प्लाईवुड कॉट पे दरी डाल दो, या कारपेट हो तो कारपेट झटक करके डाल दो, उसके ऊपर चद्दर डाल दो, और 2 रज़े भी डाल सकते हो, या क्विल्ट बोलते हैं। गांव में क्या करते हैं, वो पुराने कपड़े सब सी करके रखते हैं, वो आजकल नहीं मिलते हैं। तो 1 इंच का गद्दा, खाली 1 इंच, यानी 1 इंच, 1 मिलीमीटर भी ज़्यादा नहीं होना है। तकिया ठीक से लगाओ। अगर पलंग से आप बिस्तर नहीं निकाल सकते हो तो नीचे सो सकते हो। तकिया दीवार से सट के रहना है। बीच में सोओगे तो तकिया खिसक जाएगा, कमर का दर्द कम होते ही फिर गर्दन का शुरू हो जाएगा। बस इतना कीजिए, 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क मालूम होगा। अगर सर्जरी का केस है तो रिपोर्ट्स हमको भेज दिए, मैं डिसाइड करके बोल सकता हूँ कि सर्जरी ज़रूरी है या नहीं। बट आपको पंजों पे खड़े होकर के, एडी पे खड़े होकर के देखना ज़रूरी है। बस इतना आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए सयाटिका के बारे में आपके सामने आया हूँ। बहुत धन्यवाद।